हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स के गोल एंड वेरियस स्किल्स एंड प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस्ड जो हुए हैं उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके पहले ऑलरेडी मैंने 4th यूनिट के जो है 3 वीडियो बनाए हैं और जो फर्स्ट यूनिट है उसके मैंने ऑलरेडी जो है 2-3 से वीडियो बनाए हैं। तो अगर आप ये 6 वीडियो देख लेते हो तो आपका जो है फर्स्ट यूनिट से 15 मार्क्स का कवर होगा और जो है 4th यूनिट से 15 मार्क्स का कवर हुआ। दैट मीन्स आपका 30 मार्क्स हो गया प्लस ऑब्जेक्टिव्स। तो अगर आपको सिर्फ पास होना है तो अगर आप 2 यूनिट अच्छे से करते हो, 5 से 6 क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर करते हो और ऑब्जेक्टिव्स प्रिपेयर करते हो तो आप इजीली क्लियर हो जाओगे। TY BCom बिजनेस इकोनॉमिक्स सेम5। और ये टॉपिक ऐसा नहीं है, और भी अदर्स यूज होता है ये टॉपिक्स अदर अगर जो सिलेबस होते हैं, कोर्सेज होते हैं डिफरेंट कोर्सेज में। सो आप पूरा वीडियो ध्यान से देख लीजिए और सारे वीडियो, फिर उसके बाद ये वीडियो देख लीजिए। हर 2 से 6 टोटल 6 क्वेश्चन है। फर्स्ट मनी मार्केट, उसके बाद उसका रिफॉर्म स्ट्रक्चर, कैपिटल, मनी मार्केट, रिफॉर्म, उसका 4 क्वेश्चन हो गया। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर्स के बारे में, एजुकेशन एंड जो है हेल्थ का, और 3rd क्वेश्चन भी उसमें हम बता दिए थे कि 2 क्वेश्चन करके आप 3 क्वेश्चन कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। तो टोटल 4 to 5 क्वेश्चन हो गया और ये 6-7 टोटल 7 क्वेश्चन है। अगर आप ये 7 क्वेश्चन प्रिपेयर करते हो और फर्स्ट चैप्टर का भी मैंने वीडियो बनाया है, सो वो भी अगर आप प्रिपेयर करते हो तो आप ईजिली जो है 45 आराम से क्रॉस करोगे। अब अगर आप इतना पढ़ लेते हो तो बाकी के जो क्वेश्चंस है वहाँ पे तो आप साइकोलॉजी तो करोगे ही, राइट। तो उससे आपके मार्क्स और बढ़ सकते हैं, राइट। सो सिर्फ पास होना है तो बस 2 यूनिट कर लो, आप एकदम ईजिली क्या कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो। अगर आपको इस टॉपिक का नोट्स चाहिए तो मेरे वेबसाइट पर आप विजिट कर सकते हैं। अगर मैं कुछ मिस आउट करता हूँ या आपके कुछ सजेशन है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं ये पॉइंट जो लिखा हूँ समझिए टाइप्स का नोट्स है, वो ये देख के आपको क्या हो जाएगा, पॉइंट समझ में आ जाएगा। बाकी लिखना है, आपको लिखना है। एक चीज़ और मैं आपको बताते चलूँ कि जब भी आप कोई भी आंसर्स लिखते हो तो ऐसा ज़रूरी नहीं है बुक्स का ही हो, आप खुद का ओन आंसर भी लिख सकते हो, राइट। क्योंकि TY BCom यहाँ पे बुक्स रहेगा सेम टू, ऐसा कोई डिमांड नहीं करता कोई भी टीचर्स। सो पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड फिर दूसरा क्वेश्चन जो है स्किल्स डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, वो हम डिस्कस करने वाले। दोनों पूछे गए हैं यूनिवर्सिटी के पेपर में, लास्ट के 2 ईयर्स का पेपर अगर आप रेफर करोगे। सो पहले हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट देख लेते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ मतलब सीधा एक सेंटेंस में अगर मैं बोलूँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि जो भी प्रेजेंट में रिक्वायरमेंट है, जो भी ग्रोथ के लिए, तो हम प्रेजेंट में रिक्वायरमेंट के लिए जो रिसोर्सेस है वो यूज़ करें, लेकिन हमको क्या करना है, फ्यूचर जनरेशन के लिए कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं करना है। अब ये सर देखिए, रिसोर्सेज चाहे वो वाटर हो, नेचुरल रिसोर्सेज हो, दैट इज़ लिमिटेड, सारी चीज़ें लिमिटेड हैं। अब उस लिमिटेड रिसोर्सेज को अगर हम प्रेजेंट ग्रोथ के लिए यूज़ कर रहे हैं और फ्यूचर जनरेशन को वो नुकसान है तो वहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या बोलता है कि हम प्रेजेंट के लिए जो है रिक्वायरमेंट है वो यूज़ करें, बट हमको फ्यूचर जनरेशन के लिए भी क्या करना है, बचा के रखना है, ताकि वो भी उस चीज़ का जो है मतलब उस चीज़ को लुत्फ उठा सके, आप बोल सकते हो जैसे। सो बेसिकली हम इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट अगर हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, तो हमको कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं करना फ्यूचर जनरेशन के लिए फॉर अ प्रेजेंट डेवलपमेंट। तो आपको समझ में आ गया व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। अब उसके बाद इसके गोल्स हैं। तो पहला गोल्स क्या बोलता है, एंडिंग पॉवर्टी। सो एंडिंग पॉवर्टी मतलब पॉवर्टी को ख़त्म करना। अब पॉवर्टी कब ख़त्म होगी, जब लोगों को जॉब मिलेगा, तो जॉब मिलेगा तो उनका इनकम हो जाएगा, तो फिर वहाँ से इनकम क्या कर सकते हैं, वो जो भी उनका नीड रहेगा, बेसिक रिक्वायरमेंट वो फुलफिल कर सकते हैं। सो ये मनरेगा करके जो है गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया, इनिशिएटिव लिया, जहाँ पे मोस्टली रूरल एरियाज़ में तो पर डे का जो है उनको 100-150 जो है मिलता है काम करने के लिए, चाहे वो सड़क बनाने का हो, नहर बनाने का हो, ऐसे बहुत सारे जो है मतलब इसके अंदर है जहाँ पे स्कीम्स के वहाँ पे उन लोगों को जॉब मिलता है। तो उससे जो रूरल एरियाज़ में जो है जो अनस्किल्ड है, जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, अगर उनको जॉब मिल जाता है तो थोड़ा बहुत उनका इनकम हो जाएगा, और जब इनकम होएगा तो दे कैन इम्प्रूव देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। दूसरा बोल सकते हो जैसे प्रधानमंत्री ज्योति बीमा योजना है, अटल पेंशन योजना है, तो ये इनका एम ही है क्या करना, जैसे अभी अटल पेंशन है तो इसमें क्या है, पेंशन प्रोवाइड करना, जिससे हम क्या कर सकते हैं कि जो बेसिक जो मनी है, अगर उनके पास बेसिक पैसे रहेंगे तो कुछ खरीद के खा सकें, जो भी उनका बेसिक नीड रहेगा फूड्स। तो हम पॉवर्टी को क्या कर सकते हैं, ख़त्म
कर सकते हैं। बाय दिस आप तीनों का लिख के आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो मेन पॉइंट अपने को याद है, याद रखने का, अभी मनरेगा अपने को याद रखना है बस। उसको वो क्या करता है, इसके अंदर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है रूरल एरियाज में, जहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, और फिर जब एम्प्लॉयमेंट मिलता है तो उससे उसका इनकम होता है, तो दे कैन इम्प्रूव, दे कैन अपलिफ्टमेंट। सो सेकेंड पॉइंट क्या है, एंडिंग हंगर। अब एंडिंग हंगर आया मतलब क्या है कि अगर हमको भूख जो है वो ख़त्म करना है, और हमारे इंडिया में तो भाई पहले बहुत था, अभी बहुत हद तक कम भी हो गया है। सो अगर हम इसको कम करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, लोगों को फूड्स देना पड़ेगा, मतलब सिक्योरिटी, जो फूड सिक्योरिटी, मतलब उनको जो है जितना रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट, उसके हिसाब से उनको फूड प्रोवाइड करना। तो मैं यहाँ पे जैसे एग्जांपल लेता हूँ PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में देखिए येलो राशन होता है, और उसके बाद जो है ऑरेंज, जो है वाइट है, अलग अलग टाइप्स के राशन है। अभी फ्यूचर में चेंज हो जाएगा, एक ही राशन कार्ड होगा। सो उसके थ्रू क्या है कि हर मंथ का बेसिक 15 to 20 जो केजी, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, सो इस तरीके से उनको मिल जाता है। वो रूरल एरियाज़ में भी है, इवन अर्बन एरियाज़ में भी, ऐसा नहीं है, हर जगह है। सो इससे क्या होगा कि लोगों को जो बेसिक फूड मिल जाएगा, तो उससे क्या कर सकते हैं हम, जो हंगर है ये हम ख़त्म कर सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। सो अब उसके लिए जैसे फार्मर लोगों का जो इनकम है वो बढ़ा देना हो सकता है, फार्मर लोगों के लिए जो मार्केट जो है वो अवेलेबिलिटी कराना। जैसे पहले क्या होता था कि कुछ फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती थी, आज के टाइम पे अगर एक फार्मर को कुछ सेल करना है तो वो कॉल सेंटर में कॉल करके पूछ सकता है कि ये मार्केट में क्या भाव चल रहा है। इवन एग्रीकल्चर के से बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है वो फ़ोन करके जो है पता कर सकता है। सो एक टाइप का आप बोलिएगा कि जब फार्मिंग बढ़ेगा तो इनडायरेक्टली अगर हम इरिगेशन को इम्प्रूव करेंगे तो हमारे पास ज़्यादा एक्सेस फूड होगा, और उस चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, जो हंगर है वो हम मिटा सकते हैं, राइट, जब हमारा प्रोडक्शन होगा। फिर उसके बाद इंश्योर हेल्दी लाइफ एंड प्रमोट वेलबींग। देखो अगर ये इंश्योर हेल्दी लाइफ भी अगर पॉइंट लिखते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो वेलबींग नहीं लिखोगे तो भी कोई इशू नहीं है। मेन क्या है, हेल्दी लाइफ होना चाहिए। अभी हेल्दी लाइफ आपका क्या कब अच्छा होगा, देखिए जब आपको जो है हाइजीनिक फूड मिलेगा, आपको वाटर फैसिलिटी प्रॉपर, सही पानी, प्योरीफायर वाटर रहेगा, सो साफ़ सुथरा रहेगा, तो उससे हम क्या कर सकते, हमारी जो लाइफ है वो हेल्दी रहेगी। कैसे, क्योंकि अगर आप देखोगे अगर साफ़ सुथरा रहेगा तो उसकी वजह से क्या होता है कि ज़्यादा गंदगी या बास ऐसी कुछ चीज़ें नहीं होती, उससे कुछ नहीं मतलब गंदगी, बीमारियां नहीं फैलती है, तो उससे हमारी लाइफ क्या होगी, अच्छी होगी। सो उसके लिए जैसे स्वच्छ भारत अभियान जो चलाए, तो उसकी काफ़ी हद तक मतलब आप, अच्छा ये तो लिख भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हाइजीनिक इन्वायरमेंट, हेल्थ के लिए और क्या कर सकते हैं, जैसे इंश्योरेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, जहाँ पे जो है पर्सन का इंश्योरेंस होगा। सो इससे हम क्या कर सकते हैं, हेल्थ जो लाइफ है उसको हेल्थ इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट। और भी बहुत सारे स्कीम्स है जो जैसे नेशनल हेल्थ मिशन और नेशनल हेल्थ पॉलिसी है, वो भी आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। सो अचीव जेंडर इक्वालिटी। अभी ये जेंडर इक्वालिटी ही सिर्फ मेन पॉइंट है, बाकी एम्पावरमेंट वुमेन एंड गर्ल्स ये भी आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम, बट मेन पॉइंट जो है वो इक्वालिटी थे। अभी जेंडर इक्वालिटी क्या होता है, मेन एंड जो है वुमेन के अंदर जो इक्वालिटी जो होती है वो चीज़ को रिमूव करना। अब कैसे हम रिमूव कर सकते हैं, उनको एजुकेशन एक्सेस मिलेगा, उनको बिजनेस में पार्टिसिपेट करने के लिए, उनको जो है पॉलिटिकल्स में वहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए, बेसिकली जो है यहाँ पे क्या करना, जो है इक्वालिटी है वो क्या करना, ख़त्म करना। सो उनको प्रॉपर एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर्स, मतलब सारी चीज़ें जो है फैसिलिटी मिलना। सो उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। अगर हमको जेंडर इक्वलिटी रिमूव करना है तो सबसे पहले हमको एजुकेशन को इम्प्रूव करना, मतलब एक्सेस होना चाहिए। तो आज के टाइम पे तो बहुत हद तक इम्प्रूव हो चुका है, पहले से तो बहुत बेटर हो चुका है, बट फिर भी कहीं कहीं पे है जहाँ पे इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है, बट होएगा फ्यूचर में। बिल्ड अ रेसिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स। अभी आप ये इंफ्रास्ट्रक्चर्स भी, बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर्स भी आप बोल सकते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे आए मतलब कि हमको प्रॉपर अच्छा जो है रोडवे फैसिलिटी प्रॉपर होना चाहिए, चाहे वो बिल्डिंग, जो बिल्डिंग भी इसके अंदर आता है, इसके अंदर एजुकेशन भी आता है, हेल्थ भी आता है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना। सो आज के वक्त में जो है
सारी चीज़ें जो है डिजिटलाइजेशन भी हो रही है, सो गवर्नेंस भी जो है डिजिटलाइज हो रही है, ई गवर्नेंस। तो इससे हम बोल सकते हैं एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है, सारी चीज़ें जो है वो ऑनलाइन जा रही है, डिजिटल हो रहा है। तो इससे जो है काफ़ी ईजी हो गया है कि सारी चीज़ें जो है सर्विसेज लोगों तक पहुंचाना और उनको जो है प्रॉपर कंट्रोलिंग भी करना। सो आप यहाँ पे जो है जैसे मैक इन इंडिया भी जो है एक इनिशिएटिव है, तो आप जो है एक्सप्लेनेशन कर सकते हो अपने हिसाब से। और जाहिर सी बात है, देखो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा तो गुड्स का मूवमेंट भी एक जगह से दूसरी जगह होगा, तो उससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। फिर उसके बाद जो है कंजर्व एंड सस्टेनेबिलिटी, यूज ऑफ ओशन सी मरीन। अभी देखो ये जो होता है ओशन, अगर हम सी की बात करते हैं समुंदर और ये चीज़ों के, तो वहाँ से क्या होता है, जाहिर सी बात हमारा ट्रेड होता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, प्लस हमको जो है पॉल्यूशन जो है वो चीज़, क्योंकि वहाँ पे भी जो है एक इफ़ेक्ट करता है हमारी लाइफ पे, तो उसका पॉल्यूशन जो है प्रॉपर कंट्रोल में करके रखना। तो क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि बहुत आपने देखा रहेगा कि प्लास्टिक यूज़ करने की वजह से कितना ज़्यादा डंप किया जाता है, उसकी वजह से कितना नुकसान होता है। सो उसको कम से कम करना, तो पॉल्यूशन अगर कम होगा तो ग्लोबल वार्मिंग इनडायरेक्टली हमारे ह्यूमन लाइफ पे कम इम्पैक्ट होगा। क्योंकि अगर कोई फ़िश ने कुछ खाया और फिर वो फ़िश हमको मार्केट में आया, फिर हमने उसको ख़रीद के खाया, तो अभी ऑलरेडी फ़िश ने बहुत सारा वेस्ट कंज्यूम किया, वो वेस्ट हम खाएंगे तो हमका अगर हमारा बॉडी इफेक्ट मतलब जो है अगर डाइजेस्ट नहीं कर पाया तो उल्टा हमारे पास रिएक्शन हो जाता है। तो इसके लिए कभी कभी हम खाते हैं तो उसकी वजह से जो है अपोजिट रिएक्शन हो जाता है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि बहुत सारे वेस्ट ऑलरेडी खाते हैं वो और फिर हम वो डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं। सो इससे क्या होता है कि ह्यूमन लाइफ पे प्लस जो है इन्वायरमेंट, जो वातावरण है, जो एनिमल्स है, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। फिर उसके बाद जो है अभी देखेंगे तो ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर्म फॉर SD, दैट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। बेसिकली यहाँ पे क्या करना कि गवर्नमेंट ऐसा रूल मतलब लेके आए जहाँ पे FDI अलाउ किया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जहाँ से बाहर के लोग क्या कर सकते, कंपनी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, जिससे हमारे कंट्री का जो है इकोनॉमी, जो GDP है वो बढ़ेगा। हमारे देश में आके प्रोडक्शन करना, तो उससे एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा। सो मैक इन इंडिया जो है वो भी, टैक्स रिफॉर्म जो आया है, तो टैक्स रिफॉर्म से क्या होगा कि हमारा टैक्स अगर फ्री रहेगा और इजी रहेगा तो दूसरी कंपनी सेटअप करने के लिए बहुत आसानी होगा। तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे कंपनी सेटअप कर सकते हैं। आज हमारे इंडिया में कि ज़्यादा उतना कंपनी इन्वेस्टमेंट नहीं है जैसे वियतनाम में है या कोई दूसरे कंट्री चाहे चाइना में है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ का जो टैक्स पॉलिसी है वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टिव है, दूसरे कंपनी का जो लॉस कॉस्ट बढ़ता है, इसके लिए वो सेटअप करने से पहले देखेगा कि मेरा यहाँ पे लॉस हो रहा है या मेरा प्रॉफिट हो रहा है। सो मैं बेसिकली जो है जनरल में आपको एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप इजीली क्या कर सकते हो, आंसर एक्सप्लेन कर सकते हो। फिर उसके बाद जो है एक क्वेश्चन पूछा था, वेरियस स्किल्स एंड डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। तो अब इसमें देखो ये स्किल लोन करके है, देखो मैक इन इंडिया और इन्वेस्ट इन इंडिया। ये देखो मैक इन इंडिया में क्या था कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को इम्प्रूव करना, मतलब जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सेटअप करना। तो उससे क्या होगा, डायरेक्टली क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और एम्प्लॉयमेंट मिलने के साथ क्या होगा, टेक्नोलॉजी भी एक्सचेंज होगा, और टेक्नोलॉजी एक्सचेंज होगा, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगा, इंप्रूव होगा। हमारे देश का जो आउटपुट है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो इंप्रूव हो जाएगी, जो है क्वांटिटी। तो इससे क्या होता है, प्राइस के ऊपर भी इफेक्ट होगा, तो प्राइस कम हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, लोगों को, सभी लोगों को सर्विस यूज मतलब एक्सेसिबल होगा। सो मैक इन इंडिया का बहुत सारा बेनिफिट आप इजीली जितना चाहे अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। एम्प्लॉयमेंट से ले लो, आउटपुट से ले लो, टेक्नोलॉजी से ले लो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से आप ले सकते हो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ले सकते हो, ओवरऑल GDP का ग्रोथ बोल सकते हो। सो ये सारे पॉइंट्स आप यूज़ कर सकते हो एक्सप्लेनेशन के लिए। मैं सिर्फ आपको हिंट दे दिया, सारी चीज़ें आप इजीली एक्सप्लेन करो। ये इन्वेस्ट इन इंडिया। सो इन्वेस्ट इन इंडिया, बेसिकली इन्वेस्ट मतलब क्या होता है, निवेश करना। अब निवेश करना जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ओयो होटल है, फिर उसके बाद जो है उबेर है, जोमेटो है, पेटीएम है, ऐसे बहुत सारे जो नए नए स्टार्टअप है। तो अब वो नए नए स्टार्टअप के लिए पैसे रिक्वायरमेंट होगा, तो पैसे रिक्वायरमेंट के लिए वो क्या करना है कि बाहर की कंपनियां उनके कंपनी में इन्वेस्ट करें ताकि उनको फंड मिले। तो उससे क्या कर सकते हो, बिजनेस रन कर सकते हो। तो जाहिर सी बात है, अगर इन्वेस्ट इन इंडिया मतलब लोगों को अदर कंट्री, जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसको जो है आकर्षित करना, इन्विटेशन देना कि हमारे कंट्री में आके इन्वेस्टमेंट करो, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर्स, चाहे वो हेल्थ सेक्टर्स हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर्स हो, चाहे पावर सेक्टर्स हो, जो हर सेक्टर, सर्विस सेक्टर्स में क्या करना जो है इन्वेस्ट। क्योंकि
क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, जितना ज़्यादा निवेश होगा उतना ज़्यादा हमारी इकोनॉमी का जो जीडीपी है वो बढ़ेगा, क्योंकि बिजनेस उतना ज़्यादा हमारा जो इकोनॉमी की वैल्यू है वो बढ़ेगी। सो हमारा जो एम है 5 ट्रिलियन का वो भी अचीव हो सकता है फ्यूचर में, हालांकि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा उसके लिए। फिर ये जो है जैसे स्किल लोन स्कीम करके 2015 में लॉन्च हुआ था, जहाँ पे जो है लोन्स प्रोवाइड स्किल बेस पे, जैसे किसी को सीखना है कुछ तो स्किल बेस के ऊपर क्या मिलता था, लोन मिलता था, जहाँ से जो है लोगों को ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो है प्रोवाइड अलग अलग होते हैं डिफरेंट, जहाँ से वो अपने आप का जो है स्किल डेवलप कर सकता है। क्योंकि स्किल अगर रहेगा तो क्या कर सकता है, फ्यूचर में बिजनेस भी सेटअप कर सकता है जॉब्स से रिलेटेड। सो इससे क्या होगा, लोगों का एम्प्लॉयमेंट होगा। जब लोगों का एम्प्लॉयमेंट होगा तो डायरेक्टली क्या होगा, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब रहन सहन जो उनका जो है वो चेंजेस होना। अब ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, अब एक्चुअल में इसका मेन एम क्या है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। वो भी कैसा ट्रेनिंग, जैसे स्किल बेस्ड ट्रेनिंग, एंटरप्रेन्योर बिजनेस का स्किल्स वो प्रोवाइड करना, ताकि हमारे देश में एक्चुअल में अगर आप देखेंगे कि 100 लोगों में से अगर आपके क्लास में ही अगर 50-60 लोग रहेंगे या 30 लोग रहेंगे, आप सभी से पूछोगे आपको क्या करना है, तो डायरेक्टली 90% लोग बोलेंगे मुझे जॉब करना है। इवन 90% क्या मैं बोल रहा हूँ, 99% बोलेंगे कि मुझे पहले जॉब करना है। कोई ये नहीं सोचता है। यही सेम क्वेश्चन अगर आप जैसे बाहर की जो डेवलप्ड कंट्री अगर उनसे पूछोगे, सो वो बोलेंगे कि मुझे कुछ स्टार्टअप करना है, मुझे कुछ नया स्टार्ट करना है। तो इससे इसके वजह से क्या होता है कि इकोनॉमी का ग्रोथ होता है जब स्टार्टअप करते हैं। सो इनिशिएटिव लेना मतलब क्या, ट्रेनिंग इंटरप्रेन्योरशिप बेस्ड प्रोग्राम प्रोवाइड करना, जिससे हमारे देश में भी स्टार्टअप बढ़े। जैसे फ्लिपकार्ट का इतना बड़ा स्टार्टअप हुआ, सेम अगर वैसे 10 और स्टार्टअप कर दिए जाएं तो सोचिए कितना इकोनॉमी का ग्रोथ होगा, क्योंकि उसमें लॉजिस्टिक बढ़ा, प्रोडक्ट के लिए वैराइटीज़ मतलब मार्केट एक मिल गया, लोगों को जो है एक्सेसिबल, वहाँ पे प्रोडक्ट जितने भी जुड़े रहेंगे लॉजिस्टिक से, जो डिस्ट्रीब्यूटर रहेगा, बहुत सारी चीज़ें उसमें, प्रोडक्ट सेल करने वाला, सारी चीज़ें जो लेके आने का जो डिलीवरी बॉय, मतलब आप समझिए कि कंपनीज़ को लिए भी व्हीकल्स का, सारी चीज़ों का ग्रोथ हुआ। सो डिजिटलाइजेशन हेल्प हो। तो अगर आप ऐसे स्टार्टअप करते हो तो इनडायरेक्टली इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। फिर उसके बाद जैसे नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल्स डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, देखिए 2015 में एक्चुअल में लॉन्च हुआ था। इसमें भी क्या एक ऐसा इनिशिएटिव लिया गया जहाँ पे स्किल्स एंटरप्रेन्योरशिप जो है प्रोवाइड किया जाता है। हालांकि ये अगर आप देखोगे नेट पे भी अवेलेबल है, गवर्नमेंट के जो है कुछ ऐसे वेबसाइट हैं जहाँ पे आपको फ्री में एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा विथ असेसमेंट के साथ, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप जाके सर्च कर सकते हो गूगल पे और जाके रजिस्टर करके सीख सकते हो। मैंने खुद किया है, लेकिन वो थोड़ा हाफ पार्ट तक मैंने किया है। नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन, जाहिर सी बात है ये दोनों आप देखोगे तो एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग के लिए, मतलब जितने भी स्किल्स है सब ट्रेनिंग स्किल्स प्रोवाइड करने के लिए। बट बेसिकली यहाँ पे मैक इन इंडिया और स्किल इंडिया जो है और ये फ्लैगशिप के अंदर आता है। ये सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। सो आई होप कि मैंने डिटेल में डिस्कस किया रहेगा। अगर आपके कुछ भी क्वेश्चन होंगे तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड अगर आपके कुछ फीडबैक होंगे तो जरूर वीडियो लास्ट तक देख रहे हो तो कमेंट ऐड कर देना। पूरा वीडियो देखने के लिए गाइस थैंक यू सो मच।